दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम संविधान का एक टॉपिक जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है वो कवर करेंगे। हम लोग आज भारत के संविधान का जो 5वां भाग है, जो संघीय संसद है, संघीय कार्यपालिका है, उससे संबंधित एक टॉपिक है राष्ट्रपति, वो कवर करेंगे। तो दोस्तों जो भारत की जो संसद है वो इसके 3 अंग हैं। पहला है राष्ट्रपति, दूसरी है राज्यसभा और तीसरी है लोकसभा। तो इसमें से आज हम लोग राष्ट्रपति कवर करेंगे। राष्ट्रपति के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से उल्लेख प्रारंभ है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। लेकिन यहां पर एक चीज समझना जरूरी है कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो संवैधानिक और सैद्धांतिक प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख नहीं होता है। वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। जैसे ब्रिटेन में जो सैद्धांतिक प्रमुख है वो राजा होता है, लेकिन प्रधानमंत्री होता है वहां का, वही क्या होता है? वास्तविक प्रधान होता है। वैसे ही भारत में जो राष्ट्रपति होता है वो संवैधानिक प्रधान होता है, लेकिन वास्तविक जो मुखिया होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। 54 जो अनुच्छेद है वो कहता है कि राष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल होगा। राष्ट्रपति का क्या होगा? एक निर्वाचक मंडल होगा। तो हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन हिस्सा लेते हैं, अर्थात कौन कौन वोट डालते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप सीधे तौर पर राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेते हैं? नहीं लेते। अगर आप गांव में निवास करते हैं तो आप किसके किसके लिए वोट करते हैं? पंच के लिए वोट करते हैं, सरपंच के लिए वोट करते हैं, जनपद पंचायत के सदस्य के लिए वोट करते हैं, जिला पंचायत के सदस्य के लिए वोट करते हैं, विधायक के लिए वोट करते हैं और लोकसभा के लिए, सांसद के लिए वोट करते हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो पार्षद के लिए वोट करते हैं। अब तो नगर पंचायत के अध्यक्ष के लिए भी वोट नहीं करते क्योंकि वो भी अप्रत्यक्ष हो गया है। विधायक के लिए करते हैं और सांसद के लिए करते हैं, मतलब राष्ट्रपति के लिए वोट नहीं करते। तो राष्ट्रपति के लिए वोट कौन कौन करते हैं ये देखते हैं। इसके लिए वोट करते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य। लेकिन कैसे सदस्य? केवल निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों के अर्थात राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। दूसरे वोट करते हैं राज्य विधानसभा के सदस्य। कैसे सदस्य? केवल निर्वाचित सदस्य। और दिल्ली और पांडिचेरी के, दिल्ली और पुदुचेरी हो गया, पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य। यहाँ पर जो राज्य के जो विधान परिषद हैं, आपको मालूम है कि 7 राज्य ऐसे हैं जिनकी अपनी विधान परिषदें हैं, उनको शामिल नहीं किया गया। अगर उनको शामिल किया जाता तो इम्बैलेंस हो जाता। ठीक है, क्योंकि 7 ही शामिल हो पाते, बाकी के पास क्योंकि विधान परिषद नहीं है तो ये शामिल नहीं हो पाते। तो एक चीज क्लियर हो गया कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है वो 3 से मिलकर बनता है। संसद के सदन के दोनों सदस्य। कैसे सदस्य? निर्वाचित सदस्य। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य। तो यहां तक क्लियर है। उसके बाद जो हमारा अगला आर्टिकल है वो है निर्वाचन की पद्धति। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। निर्वाचन की जो पद्धति है उसके लिए एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित की गई है भारत के संविधान के द्वारा। इसे हम लोग कहते हैं एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, क्या कहते हैं? एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अब देखिए कि जैसे प्रत्येक राज्य की जनसंख्या अलग है और प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होकर जाने वाले विधायकों की और सांसदों की संख्या भी अलग अलग है।
जैसे उत्तर प्रदेश की संख्या बहुत ज्यादा है तो छत्तीसगढ़ की उसकी अपेक्षा काफी कम है, तो इसके लिए एक एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है ताकि सारे जो स्टेट्स हैं उनका जो महत्व है वो लगभग एक जैसा हो, किसी का ज्यादा किसी का कम ना हो। तो इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि ये कैसे है। अगर एक विधायक का मत मूल्य निकाला जाए तो उसके लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी ये मैं आपको बता देता हूं। तो उसके लिए होगा राज्य की जनसंख्या बटे राज्य में विधायकों की संख्या गुणित 1000। यहां पर जो निकलेगा वो छत्तीसगढ़ के या किसी भी स्टेट के एक विधायक के मत का मूल्य होगा। मतलब राज्य की जनसंख्या बटे करेंगे किसको, विधायकों की संख्या गुणित 1000। उदाहरण के लिए हमारे यहाँ 1,55,00,000 की जनसंख्या है अभी फिलहाल, मान लेते हैं करोड़, और विधायकों की संख्या कितनी है 90, और 1000 से क्या करना है हमको भाग देना है। ठीक है, तो इसको जब हम लोग करेंगे तो लगभग ये 287 के आसपास बैठता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ एक विधायक का जो मत का मूल्य रहेगा राष्ट्रपति के निर्वाचन में वो कितना रहेगा, 287 के आसपास रहेगा। ये उदाहरण है, आपको ये याद रखना है, केवल ये याद रखना है। उसके बाद अगर आपसे कहीं पूछा जाता है तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, वैसे ही एक सांसद का जो मूल्य है वो कैसा होता है ये अपन देख लेते हैं। तो जो राज्य के विधायकों के मतों का जो मूल्य है, कुल विधायकों के मतों का जो मूल्य है उसको कुल सांसदों की संख्या से हम लोग क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। मतलब विधायकों के कुल मतों का मूल्य, मान लीजिए छत्तीसगढ़ के जो विधायक हैं 90 जो विधायक हैं उनका मतों का मूल्य मैं कितना बताया था, 287 बताया था। ठीक है, और हमारे यहाँ सांसद कितने हैं 11, तो ये इसका फार्मूला हो गया। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए। विधायकों के जो कुल मतों का मूल्य होता है उसको हम लोग सांसदों की संख्या से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो इसको समझ लीजिए। या फिर अपन एक चीज और समझ सकते हैं कि मान लीजिए भारत में कुल जो विधायक हैं उनका जो कुल मतों का मूल्य है उसको सांसदों के कुल संख्या से भाग दे देंगे, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब विधायकों के कुल मतों का मूल्य उसको भाग दे देंगे किससे, सांसदों की कुल संख्या से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो यह हो जाएगा निर्वाचन की पद्धति। अब आर्टिकल 56 से कार्यकाल। देखिए आर्टिकल अगर याद नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंदर की चीजों को समझना ज्यादा जरूरी है। अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है। तो जो आर्टिकल 56 इसके कार्यकाल के बारे में कहता है, तो इसका जो कार्यकाल होता है वो कितने का होता है, 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। अगर इस दौरान इसने त्याग पत्र दे दिया या इसकी मृत्यु हो गई, तब उस स्थिति में भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति का दायित्व संभालता है। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या वो त्याग पत्र दे देता है तो उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के पद का दायित्व संभालता है। लेकिन हमको ये याद रखना है कि ऐसा केवल 6 माह के लिए किया जा सकता है। 6 माह के भीतर फिर से राष्ट्रपति का निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाएगा। और जो नया राष्ट्रपति बनेगा वो बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं बनेगा, बल्कि वो फिर से 5 वर्ष के नए कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बनेगा। ये समझना है। उसके पुनः नियुक्ति के संबंध में भारत के संविधान में ये उल्लेख नहीं है। जैसे अमेरिकी संविधान में ये है कि एक व्यक्ति अधिक से अधिक 2 बार अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। अमेरिकी संविधान में लिखा है कि कोई एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 2 बार के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, एक व्यक्ति
एक बार, दो बार या दो से भी अधिक बार के लिए भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। अब यहाँ पर है योग्यता। तो योग्यता में 4 बातों का उल्लेख है। योग्यता में 4 बातों का उल्लेख है। पहला है वो भारतीय हो या भारत का नागरिक हो। दूसरा है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। और चौथा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी लाभ के पद पर ना हो। किसी भी लाभ के पद पर ना हो। पहला क्या है, भारतीय हो। दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और किसी भी लाभ के पद पर ना हो। आर्टिकल जो 102 है 102, उसमें लाभ के पद की परिभाषा है। मैं आपको ये बता देता हूं कि राज्य का राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को लाभ के पद से बाहर रखा गया है। अर्थात अगर कोई सरकारी नौकरी में है या किसी प्रकार के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि से प्राप्त करता है तो वो लाभ के पद के अंतर्गत आएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर वो राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होना चाहता है और राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेना चाहता है तो उसको पहले अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। उसके बाद वो इस प्रक्रिया में भाग ले सकता है। लेकिन वैसे तो देखा जाए तो ये सारे क्राइटेरिया तो बहुत लोग पूरे करते हैं। वो भारतीय होने का क्राइटेरिया, 35 वर्ष की आयु, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता और किसी लाभ के पद पर ना हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो इसके लिए क्या किया गया है कि जो भी राष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा होगा उसको 50 समर्थक और 50 प्रस्तावक लगेंगे। क्या लगेंगे? 50 समर्थक और 50 प्रस्तावक। और ये दोनों मतलब 50 समर्थक और 50 प्रस्तावक सांसद होने चाहिए। ठीक है, कौन होने चाहिए? सांसद होने चाहिए। तो आम आदमी के बस की बात नहीं है, वो 50 सांसद और 50 प्रस्तावक सांसद के रूप में नहीं ला सकता। ठीक है, तो ये स्पष्ट है कि या तो किसी राजनीतिक दल के द्वारा वो व्यक्ति खड़ा किया जाए या उस व्यक्ति की इतनी बड़ी योग्यता हो कि इतने लोग उसको समर्थन दे सकें। तो योग्यता भी क्लियर है। 59 है शर्तें, ये कुछ विशेष नहीं है। उसके बाद है शपथ। शपथ जो है, राष्ट्रपति को शपथ जो है सीजेआई दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मान लीजिए उस नियत तिथि पर अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवकाश में है तो कोई वरिष्ठ व्यक्ति इन द सेंस कोई न्यायाधीश, कोई वरिष्ठ न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाता है। ये जो शपथ लेता है वो संविधान के संरक्षा और अभिरक्षा का शपथ लेता है। संविधान की रक्षा करने का शपथ राष्ट्रपति लेता है। उसके बाद है महाभियोग। महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को हटाया जाना। अब राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है मैं ये आपको बता देता हूं। राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, वो लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। लेकिन केवल लोकसभा या राज्यसभा में किसी एक में प्रस्ताव आ जाने मात्र से महाभियोग नहीं लग जाता। दोनों सदनों में पारित होना चाहिए। पारित कब होगा? 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। मतलब अगर 100 लोग हैं तो कम से कम 66 लोग उसको पारित करेंगे, तब महाभियोग जो है पारित होगा। लेकिन इसके पहले इस प्रस्ताव को लाने के 14 दिनों पूर्व लिखित में किसको सूचना दी जानी जरूरी है? राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना दी जानी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, मैं पहले ही बताया था। तो आज इतना ही पढ़ेंगे। अगला जो वीडियो होगा उसमें राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं संविधान से, इसके बारे में पढ़ेंगे। और कुछ छूट गया होगा उसको भी मैं कवर कर लूंगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको और कोई डाउट है तो व्हाट्सएप नंबर मैं ऊपर में लिख दिया हूँ, उसमें आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। इससे संबंधित जब हम पूरा पढ़ लेंगे अच्छे से, उसके बाद मैं आपको एक टेस्ट भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा पीडीएफ के माध्यम से, जैसा भी मैं इसके लिए सोच रहा हूँ। तो ये आप करिए अच्छे से। और बाकी अपन क्या करेंगे कि जैसे मैं संविधान पढ़ा रहा हूँ तो लगातार संविधान का वीडियो नहीं डालूंगा,
कभी हिस्ट्री का डालूंगा, कभी क्वांटिटी का डालूंगा, कभी इकोनॉमिक्स का डालूंगा, और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैं वो कराऊंगा, बाकी को आपको घर में करना पड़ेगा। मैं और टॉपिक्स भी आपको बताता जाऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स को आप ज्यादा अच्छे से कवर कर सकते हैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आप इस वीडियो में बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।